विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे व्याकरण का एक अति महत्वपूर्ण भाग, उच्चारण और वर्तनी। तो वर्णों का जो हम बोलते हैं उनका एक उच्चारण स्थान होता है। प्रत्येक वर्ण का एक उच्चारण स्थान होता है और अपने उस उच्चारण की विविधता के कारण ही, स्थान की विविधता के कारण ही उसका उच्चारण भिन्न होता है। तो पहला हमारा प्रश्न होता है कि वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, उससे क्या अभिप्राय है। तो मुख के जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है वह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। जैसे कंठ, तालु, मूर्धा। मूर्धा जो है तालु और कंठ के बीच का एक स्थान माना जाता है। दंत यानी दांत, ओष्ठ यानी होंठ, नासिका यानी नाक। तो ये स्थान हैं और कुछ वर्ण ऐसे हैं वो दोनों, इसमें कई स्थानों का प्रयोग किया जाता है। दोनों स्थानों का प्रयोग, दो स्थानों का प्रयोग किया जाता है। तो उच्चारण के स्थान के आधार पर वर्णों को विभिन्न नामों से पुकारा भी जाता है। जैसे कंठ वर्ण, तो कंठ वर्ण में क्या है? अ आ अहा, अ आ अहा, का खा गा घा, वा हा। चूँकि इसमें सीधे कंठ से, गले से ध्वनि निकलती है, इसलिए इनको कंठ वर्ग में रखा जाता है। फिर है तालव्य वर्ग, ई च छा ज झा या शा। तो तालु यानी मसूड़ों के ऊपर से जो तालु होता है उसमें जीभ, आप चा छा जा जा बोलेंगे तो जीभ वहाँ पर लगेगी। और इसके अलावा वहाँ पर जो तालु है वहाँ से स्वर निकलने के कारण ये स्वर भी, ई और ई भी इसमें ही आते हैं। तो ये तालव्य वर्ण कहलाते हैं। फिर है मूर्धन्य वर्ण। मूर्धन्य वर्ण जो अभी मैंने बताया, कंठ और तालु के बीच का एक स्थान मूर्धा माना जाता है। तो वहाँ से ये स्वर निकलते हैं। इसमें जीभ कुछ मुड़ जाती है और जो मुख के सबसे ऊपरी हिस्से से, मूर्धा का अर्थ सबसे ऊपरी हिस्सा भी होता है, मुख के सबसे ऊपरी हिस्से से जीभ टकराती है मुड़कर। जीभ का ऊपरी हिस्सा मुख के सबसे ऊपरी, मुख के अंदर के सबसे ऊपरी हिस्से से टकराता है। तो री टा ठा डा ढा णा शा रा। तो इस प्रकार से ये मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। इसमें स्वर और व्यंजन सभी एक साथ आ रहे हैं क्योंकि ये उच्चारण के आधार पर यहाँ पर विभेद किया गया है। फिर है दंत वर्ण। इसमें जीभ दांतों से को स्पर्श करती है, दांतों के पिछले हिस्से से स्पर्श करती है जीभ। तो ये दंत वर्ण कहलाते हैं। ता था दा धा ना, आप बोल कर देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। फिर है ओष्ठ वर्ण। ये बिल्कुल क्लियर है। इसमें पापा बाबा माँ जब आप बोलेंगे तो ओंठ आपस में टकराएंगे, ये जो व्यंजन है पा वर्ग के। और ऊ स्वरों में क्या होगा? ओंठों की आकृति थोड़ा सा गोल हो जाएगी। वा एक ऐसा वर्ण है जो दांत और ओंठ दोनों का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से कंठ और दालु दोनों का प्रयोग ए और ए में होता है। कंठोष्ठ है, कंठ और ओंठ का प्रयोग, दोनों का प्रयोग ओ और औ में होता है। फिर है नासिक के वर्ण, जिसमें नासिका से भी स्वर निकलता है। जैसे ये अनुनासिक स्वर है, चंद्र बिंदु लगा है, तो चंद्र बिंदु चाहे किसी भी लगा हो, ये व्यंजनों में भी लगता है, स्वरों में भी लगता है। तो जब स्वरों में लगता है तो वो अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। और चूंकि व्यंजन स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं, इसलिए उसमें मात्रा के साथ ये चंद्र बिंदु लगता है। अनुनासिक स्वर में स्वर की मात्रा भी लग सकती है और चंद्र बिंदु भी लग सकता है। जहाँ पर केवल चंद्र बिंदु लगेगा तो वहाँ पर आप समझ लें कि उसमें छोटे आ की मात्रा के साथ चंद्र बिंदु है, यानी वो हलंत रहित वर्ण है। तो इसी प्रकार से ये प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा व्यंजन है वो अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। संस्कृत में अनुस्वार में होता है, संस्कृत में ये पांचवा वर्ण होता है और हिंदी में आकर वो अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। तो जिसको हम हिंदी वर्णमाला में अंग से के नाम से भी जानते हैं, योग वाह में भी आता है ये। तो इसको अंग आहा के नाम से अंग पढ़ते हैं। तो उसमें से जो अंग होता है ये अनुस्वार होता है, ये भी नाक की सहायता से इसका उच्चारण होता है। अब वर्तनी, वर्तनी किसे कहते हैं? तो वर्तनी का शाब्दिक अर्थ है वर्ण विन्यास। ये पीछे मैं आपको बता चुका हूँ। ये पीछे
एक अध्याय पीछे, एक कालांश पीछे मैंने आपको बताया था वर्ण विन्यास के बारे में संधि समझने से पहले। तो अंग्रेजी में स्पेलिंग कहा जाता है शब्दों में जो वर्णों का अनुक्रम होता है, क्रम होता है स्वर और व्यंजन रखने का, वही वर्तनी कहलाता है। तो वर्तनी संबंधी भी कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं। जैसे रा का प्रयोग है तो ये रा स्वरहीन है, और इसमें ये स्वरहीन रा जो है इसका उच्चारण कैसे होगा, अगले वर्ण से पहले होगा लेकिन अगले वाले व्यंजन के ऊपर लगेगा। जैसे कर्म है तो कर्म में रा जो जिसके ऊपर लगा है उससे पहले बोला जाएगा, ये माँ से पहले बोला जाएगा कर्म, ठीक है। माँ के ऊपर लगा है तो माँ से पहले बोला जाएगा। ऐसे ही अथर्व में वा के ऊपर लगा है तो बा से पहले बोला जाएगा। अर्थ में ठाक से पहले बोला जाएगा। वर्ण में णा से पहले बोला जाएगा। तो ये स्वरहीन रा ऊपर लगता है। और जब राग के पहले कोई स्वरहीन व्यंजन आ जाता है तो रा का रूप इस प्रकार से हो जाता है या इस प्रकार से हो जाता है। जैसे ये ट्रेन में है जिसमें आलम्ब नहीं होता है, जिस वर्ण में डंडा नहीं होता है। तो रा से पूर्व आने पर, तो जैसे ग्रह है तो ये गा आधा है, यहाँ पर रा पूरा है, ठीक है, ग्रह में। इसी प्रकार से यहाँ पर का आधा है यानी स्वरहीन है और रा स्वर सहित है। व्रत में बा स्वर रहित है और रा स्वर सहित है, लेकिन लिखने में देखिए बा पूरा आ रहा है और रा आधा लग रहा है। बहुत से लोग ये समझते हैं, बहुत से बच्चे, कि रा यहाँ पर आधा है इसलिए ये, लेकिन नहीं, यहाँ पर रा से पहले वाला जो व्यंजन है वो आधा है, ठीक है। तो चक्र उच्चारण में पहले चक्र तो का आधा है, उग्र तो गा आधा है। यहाँ पर आधा का मतलब जिसमें स्वर ना लगा हो या छोटे आ की मात्रा लगी हो। इसी प्रकार से जब जैसे टा और ठा डाडा हैं तो इनमें चूंकि साइड में कोई खड़ी मात्रा नहीं होती है, डंडा नहीं लगा होता है, तो इनमें इस प्रकार से रा लगता है, ये दो बना के लगता है ताकि भ्रम उत्पन्न ना हो। अगर हम एक बार लगाएंगे तो ये टा दा का भ्रम उत्पन्न करेगा, तो इसलिए इसको इस तरह से ये रा बनाते हैं। अब कुछ वर्णमाला में संयुक्ताक्षर जोड़े गए हैं जिनका रूप निश्चित है, वही रूप मान्य है। जैसे हलंत लगाकर हम नहीं लिखते हैं, जैसे त्रा है इसी प्रकार से लिखते हैं, लेकिन ये स्वरहीन ता और स्वर सहित रा का मिश्रण है। ऐसे ही का है, का स्वरहीन है, शा स्वर सहित है, तो ये मिलकरक्षा, कक्षा, क्षमा, छात्र, त्रिक, कक्षा, क्षमा। ऐसे ही यहाँ पर ये श्रा है, श्रा, अगर रेर लग जाएगी तो श्री हो जाएगा। ये ज्या है, इसको बहुत से आधुनिक काल में ज्ञा का उच्चारण करते हैं, लेकिन ये ज्या है, ज्ञान विज्ञान, प्रज्ञा। इसके अलावा कुछ और संयुक्त व्यंजन प्रयोग किए जाते हैं जो दोनों तरह से प्रयोग किए जाते हैं, हलंत लगाकर भी और इस तरह से भी, लेकिन ये अधिकांश प्रचलित रूप है। जैसे विद्यालय हम लिखेंगे तो यही वाला द्या बनाते हैं, श्रृंगार लिखेंगे यही श्रा बनाएंगे, श्री श्री, ध द्या, द्वा, ये द्वा है तो द्वा इसी प्रकार से लिखेंगे। तो अंग्रेजी के कुछ शब्दों के लिए भी भाषा में व्यवस्था की गई है, उसमें ये चंद्रमा बना देते हैं ऊपर, चंद्र बिंदु नहीं बनाते हैं, केवल अर्धचंद्र बना देते हैं। जैसे डॉक्टर, ऑक्सीजन, हॉल, मॉल, कॉपी, कॉलेज, प्रॉब्लम, तो इनके विशेष उच्चारण के लिए ये अर्धचंद्र बना देते हैं। अरबी फारसी के शब्द भी हिंदी में घुले मिले हैं, इसलिए उनके लिए भी ये नुक्ता प्रयोग किया जाता है। ख़त, गज़ल, ज़रा, अज़ीज़, जहाज़, गज़ब, तो यहाँ पर थोड़ा हम जो जा हिंदी में बोलते हैं वो जा होता है और जब नुक्ता लग जाता है तो हो जाता है ज़ा, ठीक है। ऐसे ही जब हिंदी में बोलते हैं तो खा होता है और नुक्ता लगने के बाद हो जाता है खा, खा। एक और चीज़ है वर्तनी में, सा के पहले छोटा सा, थोड़ा सा, काला सा, उससे पहले योजक चिन्ह लगाते हैं।
तो इसके लिए बाकायदा भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने एक समिति बनाई है जो समय समय पर व्याकरण तथा पढ़ने के संशोधित नियमों को बनाती रहती है। अब कुछ अशुद्ध शब्द हैं जिनको यहाँ पर हम शुद्ध करके लिखेंगे। जैसे ये अधिक अशुद्ध लिखे जाते हैं अधिकांश रूप से, तो आधीन है, ये इसका शुद्ध हो जाएगा अधीन। आहार है, इसका शुद्ध हो जाएगा आहार। कवि कवि हो जाएगा, ये पेन दूसरा लेना पड़ेगा। कवि। अतिथि है तो अतिथि। मधु, यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा लगेगी। साधु। साप्ताहिक, वैसे तो सप्ताह वाला होता है लेकिन एक प्रत्यय लग जाने के बाद ये साप्ताहिक हो जाता है। व्यक्ति। गुरु। कृपालु। चांदी। कंठ, दो तरह से लिखा जा सकता है, कंठ और कंठ, अनुस्वार लगाकर भी लिखा जा सकता है। ये चांदी जो अनुनासिक स्वर है, चांदी, चांदी नहीं, अगर यहाँ पे ये चांदी उच्चारण हो जाएगा, ये कृपालु हो जाएगा, कृपालु है, ऋद है। ऐसे ये गुरु हो जाएगा, ये व्यक्ति हो जाएगा। ये शनय शनय, इसके बीच में योजक चिन्ह लगेगा, शनय है, शनय है। जरूरत, ये उर्दू भाषा का शब्द है तो इसमें ज़रूरत हो जाएगा। अध्ययन, इसमें एक या कम है। अध्ययन, अध्ययन है शुद्ध उच्चारण इसका, अध्ययन नहीं। आषाढ़ नहीं है, आषाढ़। ढ़ा से पहले नुक्ता झेट लगेगा, अगर ये नुक्ता नहीं लगाएंगे तो ढा हो जाएगा, आषाढ़ हो जाएगा। अब ये आषाढ़ हो गया। अनेकों शब्द नहीं होता है क्योंकि अनेकों का बहुवचन नहीं होता है। अनेक, अनेक का बहुवचन अनेकों नहीं हो सकता। या आंख है, आंख नहीं है, आंख, अनुनासिक स्वर है। अर्थात, अर्थात के ता में हलंत लगेगा, अर्थात। ऊष्मा, इसमें बड़े ऊ का प्रयोग किया जाएगा। ऊपर, उपरोक्त, उपरोक्त कोई शब्द नहीं होता। उपरिधन युक्त, उपरयुक्त, ये यण संधि के द्वारा बनता है शब्द। उपरिधन उक्त बराबर उपर्युक्त, ई और ऊ मिलकर यू बन जाते हैं। तो इस प्रकार से आपने ये आज व्याकरण संबंधी और वर्तनी संबंधी बहुत सारी बातों की जानकारी प्राप्त की। इससे संबंधित जो अन्य अध्ययन का जो अध्ययन की वस्तु है, विषय वस्तु, वो भी मैं आपको दे दूंगा और अन्य शुद्ध अशुद्ध शब्द भेज दूंगा किसी माध्यम से। आज के लिए इतना ही।